नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं और कांग्रेस के कई नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सीके जाफर शरीफ, रहमान खान और कमरुद्दीन इस्लाम जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देकर उसे भूमाफिया बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के बाद से मुस्लिम समुदाय को योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा लाभार्थी है। वहीं उपस्थित सांसदों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि कोई किराएदार अपनी सहमति से किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सके। उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी कानूनी दस्तावेज के किसी की संपत्ति पर अधिकार जमाना उचित नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधेयक के माध्यम से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं को और अनाथ बच्चों को अधिकार सुरक्षित होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर चर्चा करते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय जयपुर पर पटाखे फोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। और इस बीच मेवाती ने कहा कि इस विधेयक से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग इससे खुश हैं और यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और मनमानी पर रोक लगाएगा और जिससे कि वक्फ बोर्ड के राजस्व में वृद्धि होगी और मुस्लिम समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार संभव होगा। उन्होंने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए और इसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत, मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छायाचित्र आपके टेलीविजन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से खुशी का इजहार किया गया है। छायाचित्र के माध्यम से बीजेपी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि किस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक है वो पारित लोकसभा में हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा और ऐसे में वहां से भी पारित होने के बाद में जयपुर में किस तरीके से खुशी का इजहार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम का आभार भी जताया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को वैशाली नगर स्थित गोविंद धाम जानकी पैराडाइज में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी श्री उत्तम स्वामी जी महाराज से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम ने कहा कि नवरात्रि में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अत्यंत सौभाग्य की बात है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, संतों और महंतों ने भी अपने जीवन की यात्रा जनमानस के कल्याण के लिए समर्पित की और सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया। सीएम ने युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए कहा कि वे कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त और विधायक शत्रुघ्न गौतम और बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। सीएम ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को भी
और भागवत कथा से सीखने का यहाँ पर अवसर मिलता है और उसको जो है अपने जीवन में आत्मसात करें और इस यात्रा को लेकर जनमानस के कल्याण के लिए समर्पित और सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। और सीएम ने युवा पीढ़ी से ये भी आह्वान किया कि वे कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। और इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त और विधायक शत्रुघ्न गौतम और बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। उधर पावटा की तपोस्थली में पिछले एक साल से चल रहे 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति 6 अप्रैल 2025 को होगी। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहेंगे। बता दें कि बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गुरुवार को पावटा पहुंचकर पूज्य बाबा बालकनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया और यज्ञ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ न केवल आध्यात्मिक साधना है बल्कि यह संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। और डॉक्टर वर्मा ने महामृत्युंजय यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह यज्ञ दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है तो राष्ट्र और समाज की सुख समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने का आह्वान किया। पिछले एक साल से महायज्ञ चल रहा है। बगरू विधायक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया ऐसे में और 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। और कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और मौके पर पहुंचकर यहां पर जायजा लिया गया, निरीक्षण किया गया। सभी सुरक्षा व्यवस्था के मानकों के मद्देनजर भी सभी व्यवस्थाओं को देखा परखा गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले एक साल से महायज्ञ चल रहा है और 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति अब होगी। और उसके लिए जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में होने वाले 14वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यानी कि GITB की तैयारियों पर बैठक आयोजित की गई। और दिया कुमारी के निर्देश दिए गए कि राजस्थान और भारत को MICE के लिए जो है प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए GITB का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाए। बैठक में भारत सरकार की पर्यटन महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने बताया कि GITB 2008 से जयपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें 99 देशों के लगभग 3000 विदेशी टूर ऑपरेटर भाग लेते हैं। 2025 में 280 विदेशी टूर ऑपरेटरों की भागीदारी होगी और 11000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित होंगी। बता दें कि मुग्धा सिन्हा ने यह भी बताया कि 2025 में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन GITB के साथ किया जाएगा और जिसका उद्देश्य भारत को MICE गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिवों और जिला कलेक्टरों और पर्यटन अधिकारियों की उपस्थिति में दिया कुमारी ने शेखावाटी की हवेलियों की संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो विरासत संरक्षण जो है बायोलॉजी को अपडेट किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने सीकर, झुंझुनू और चूरू कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे हवेलियों का सर्वेक्षण कर जो है उसका डिजिटलाइजेशन करवाएं। उन्होंने रामगढ़ की हवेलियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात की और सीकर कलेक्टर को लोकल स्तर पर विशेषज्ञों के साथ में सुधारात्मक कार्य शुरू करने का आदेश दिया। इस क्षेत्र को हवेलियों के संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि शेखावाटी की अन्य हवेलियों की संरक्षण की योजना बनाई जा सके।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पर शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरीके से हम उस चीज को जो है शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उसको किस तरीके से मॉडर्न बना सकते हैं और जिसको सुधारात्मक कार्य शुरू करने के भी यहां पर आदेश भी दिए हैं। और इस क्षेत्र में हवेलियों के संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में इस क्षेत्र को जो है विकसित करने का भी जो है सुझाव दिया गया है, ताकि शेखावाटी की अन्य हवेलियों के संरक्षण की भी योजना बनाई जा सके। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में प्लांट बेस्ड फूड शो आयोजित किया जाएगा, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को तेज करेगा। और वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 और 25 का आयोजन करेगा, जिसमें पौधों का आधारित खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का समर्थन कर रहा है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को चैत्र नवरात्रा के मौके पर अनंत विभूषित महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी उत्तम स्वामी से मुलाकात की। बता दें कि देवनानी ने स्वामी को माला और दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान श्री देवनानी ने कहा कि स्वामी जी के दर्शन से आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति, सकारात्मकता की अनुभूति होती है और उनके मार्गदर्शन से लोगों को भक्ति और सेवा का महत्व समझने का अवसर मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वामी को राजस्थान विधानसभा का साहित्य और नवाचारों पर आधारित पुस्तक नवाचारों का एक वर्ष भेंट की। स्वामी ने देवनानी को विधानसभा में किए गए नवाचारों के लिए बधाई दी और राज्य के समग्र विकास में जो है इसके एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। और इस मौके पर देवनानी और स्वामी के बीच में सनातन संस्कृति और अध्यात्म पर विस्तृत चर्चा भी हुई। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को अपेक्स बैंक में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य बाजार भाव से अधिक आकर्षक होने के कारण जो है खरीद केंद्रों पर सरसों और चना की आवक बढ़ सकती है। दत्त ने कहा कि राज्य सरकार खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए जाएंगे। साथ ही तिलम संघ और बीज निगम के गोदामों का भी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने राजफेड के अधिकारियों को जिलेवार लक्ष्य और रूट चार्ट साझा करने के निर्देश दिए और बैठक में राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम के अध्यक्ष संदीप वर्मा, सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने आखा तीज और पीपल पूर्णिमा के दौरान होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। और नियंत्रण कक्ष का कनेक्ट और कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दें कि 01432 245035 है, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना दे सकते हैं। डॉक्टर झा ने जो बताया कि कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक बनवारी लाल गर्ग को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है, 6377852907 है। यह नियंत्रण कक्ष
24 घंटे संचालित रहेगा। कक्ष में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी प्रभारी के संपर्क में रहकर मुख्यालय छोड़ने से पहले अनुमति लेंगे। डॉक्टर झा ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत सूचना दें ताकि बाल विवाहों को रोकने में मदद मिल सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने गुरुवार को अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए बैठक की। उन्होंने बताया सभी उपखंडों के अधिकारियों और अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात कही है। जिला कलेक्टर ने SIT को नाकों के नियमित जांच करने और अवैध खनन के स्रोत को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन में लिप्त लोगों पर धारा 177 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों के बीच में समन्वय बढ़ाने और अवैध खनन के परिवहन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। इस अवसर पर सभी उपखंडों के SDO, पुलिस उपाधीक्षक, TDO और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। तो अवैध खनन में लिप्त लोगों पर धारा 177 के तहत में ये कार्रवाई करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं और पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों के बीच में समन्वय बढ़ाने और अवैध खनन के परिवहन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने की यहां पर बात कही है। और इस अवसर पर सभी उपखंडों के SDO, पुलिस उपाधीक्षक, DTO और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि जिला कलेक्टर ने SIT को नाकों की नियमित जांच करने और अवैध खनन के स्रोत को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। रोदावल में हाल ही में हनुमान मंदिर गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें गायों की स्थिति बेहद खराब नजर आई थी और कई गायों के शरीर पर कीड़े थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और गुरुवार को रोदावल तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा ने अपनी टीम के साथ में गौशाला का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा ने गौशाला के कार्मिकों को साफ सफाई और चारे की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने यह भी कहा कि वायरल वीडियो की जांच करवाई जाएगी ताकि गायों की दुर्दशा का सही कारण सामने आ सके और प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया है। मैंने गौशाला का निरीक्षण मेरे पटवारी गिरदावल पशु चिकित्सकों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि केवल 4 गायें मुझे ऐसी मिली जो बीमार अवस्था में थी, जिनका इलाज भी कराया जा रहा है और वो 4 गायें अलग ही रखी हुई हैं, अलग बंद हैं। और जितनी शेष जो गायें हैं स्वस्थ अवस्था में हैं, चारा भी अच्छे से खा रही हैं, चारे की गुणवत्ता है वो भी ठीक है। और जो वीडियो जो वायरल हुआ है उस जैसा तो मुझे यहाँ कोई दिखाई दिया नहीं, ना मुझे प्रतीत हुआ। पानी की व्यवस्था भी ठीक है, पानी की और चारे की भी। फिलहाल हरा चारा तो है नहीं, जो सूखा चारा है वो पशुधन खा रहा है। उधर बीकानेर में नोखा पुलिस के तहसीलदार के साथ में बदसलूकी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बदसलूकी करने वाले आरोपी और पूर्व सरपंच हनुमान राम पुनिया को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 70 वर्षीय हनुमान राम पुनिया ने 19 मार्च को तहसीलदार चंद्रशेखर टांक के आवास पर जाकर शमशान भूमि आवंटन को लेकर विवाद किया था और उनके साथ में धक्का मुक्की की गई थी, जिसके बाद नोखा के राजस्व कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। साथ ही राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में सरकारी अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था और जिसके तहत SHO अमित स्वामी ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 1 के क्षेत्राधिकार नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 1 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक जो है रोड सीमा पर अस्थायी रूप से कब्जा अतिक्रमण कर लगाए गए थड़ी, ठेले, त्रिपाल, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि को नगर निगम के साथ में सामूहिक अभियान के तहत जोन 1 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से मजदूरों की सहायता से हटवाया गया है। साथ ही नगर निगम के जाब्ते ने सामान जब्त कर लिया है। उधर टोंक पोक्सो कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के एक मामले में प्रहलाद गुर्जर को 10 वर्ष के कारावास की जो है सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं 10,000 के आर्थिक दंड की भी दंडित किया गया है। बता दें कि पूरा मामला मेहंदवास थाने का है और अपराधी की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने पैरवी की और 12 गवाह एवं 22 दस्तावेज पेश किए थे। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट टोंक प्रकरण मेहंदवास थाने का है। इसमें पीड़िता ने अपने पति के माध्यम से दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता अपने परिवार सहित अनिल जैन के साथ सोनवा के अंदर आदोली की खेत ले रखा है। पीड़िता का पति बाहर गया हुआ था, उसके बच्चे स्कूल गए थे। दिन में लगभग 2 बजे जब वो अपनी बकरियां चरा रही थी खेत पर, तब वहां पर प्रहलाद पुत्र गंगाराम निवासी सोनवा आया और जबरदस्ती उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया। दूसरे दिन अपनी पति को आने पर उसने घटना के बारे में बताया और उसकी थाने मेहंदवास में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण 2022 का है। न्यायालय के अंदर प्रकरण डीजे कोर्ट का था, सेशन कोर्ट से ट्रांसफर करके पॉक्सो कोर्ट में आया था। यहाँ पर न्यायालय के समक्ष 12 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। अभियुक्त गंगाराम को, पहला चंद्र गंगाराम को यहाँ 10 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। उधर खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर घंटाघर मार्ग पर परशुराम चौक के पास में जेम्स मोबाइल के नए शोरूम का शुभारंभ विधिवत रूप से हुआ और इस मौके पर विधायक अमित चाचड़ और पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल और तारानगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका मलिक, मकपा नेता मंगेश चौधरी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। संचालक मकसूद और अमजद ने जो है बताया कि उनके यहां पर हर तरह के मोबाइल फोन बेहतरीन स्कीम्स और ऑफर के साथ में उपलब्ध हैं। यहां एसी की भी बड़ी रेंज में उपलब्ध रही। उधर शहर में चाइनीज मांझे का खतरा लगातार बना हुआ है। ताजा घटना रानीसर बास निवासी एवं पीएचसी सुरगड़ाना में कार्यरत लैब असिस्टेंट इंसाफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती शाम वह मांझे की चपेट में आ गए, जिसके चलते जो है उनके चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं। स्थानीय राहगीरों ने उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर पीबीएम अस्पताल पहुंचाया और पहले भी चाइनीज मांझे से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी इसकी बिक्री रोक टोक जो है जारी है। प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बाजारों में खुलेआम चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जिससे कि लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सैटेलाइट हॉस्पिटल की तरफ से रोशनीगंज चौराहे की तरफ और बीच पे चढ़ा था, वहाँ एकदम से चाइनीज बंदा आया और मैं वहाँ गिर गया। तो लोगों ने मेरे को अस्पताल पहुँचाया और फिर वहाँ से सैटेलाइट गए तो सैटेलाइट वालों ने कहा डीप है आपके नहीं होगा, आप ट्रोमा जाओ। ट्रोमा में मेरा वहाँ 25 करीब टाँके हैं और प्रशासन कृपया ध्यान दें कि इन चाइनीज बंदों पे आपने बैन लगा रखा है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। आम जन को और मेरे अलावा और को भी उस टाइम हुए हैं। कितने टांके? करीब 25 टांके आए हैं। यहाँ ये पलक पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये नोज पे पूरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।